बोलो 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 बोलो। दोस्तों, आप सभी अभी तक मैंने आप सभी को अलग अलग लोगों से मिलवाया, अलग अलग विधाओं से परिचित करवाया। आज आपके सामने है बनारस के सबसे पुराने, सबसे ज्येष्ठ कवि शाण बनारसी, जिनको केवल बनारस ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारत, पूरा वर्ल्ड इनको शाण बनारसी के नाम से जाना जाता है। अब शाण बनारसी इनको क्यों कहा जाता है, हम गुरु जी के जुबानी से सुनना चाहेंगे। गुरु जी। गंभीर यह है कि सन 1962 की बात है जी। मैं कविताएं लिखना प्रारंभ किया था और धीरे धीरे ज्यादा शुरू किया था। तो उस वक्त दिल डोल हमारा बड़ा था। मैं तो 81 वर्ष का हो गया। अब सोचो कि सन 62 की स्थिति क्या रही होगी। तो गोरखपुर के कवि सम्मेलन में देश के बहुत बड़े वीर रस के कवि पंडित श्याम नारायण पांडे, जिन्होंने हल्दी घाटी, जौहर, परशुराम, शिवाजी, हनुमान 5 महाकाव्य लिखा था। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तुम्हारा नाम जो सुदामा है वो ठीक नहीं है, तुम शान की तरह लग रहे हो। जी। उस वक्त सूर्य फैजाबादी, रूप नारायण त्रिपाठी, चंद्रशेखर मिश्र और विकल साकेती और प्रोफेसर छेन जी, इतने लोग थे। उन्होंने कहा कि बात तो सही कह रहे हैं गुरु जी। हमने कहा कि ऐसा नाम आप रखेंगे लोग क्या कहेंगे, क्या नहीं तुम काशी के रहने वाले हो, और काशी में बाबा भोलेनाथ के वाहन को भी शाण कहते, तो इसलिए तुम अगर उन्हीं के नाम से रहो तो अच्छा रहेगा। हमने कहा तो सभी लोगों ने अनुमोदन कर दिया। उस दिन से मैं अपना नाम शाण बनारसी रख लिया और वो नाम रखते ही पूरे देश में माने हर जगह हमारी पूछ होने लगी, हर जगह हम जाने लगे। यहाँ तक कि पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, राजस्थान और कश्मीर, केवल केरल को छोड़ के बाकी सभी शहरों में जाने का अवसर प्राप्त। और इसी दौरान 2001 में हमको पहली बार अमेरिका जाने का भी अवसर मिला। वहाँ हिंदी समिति है, अंतरराष्ट्रीय हिंदी समिति, उन्होंने हमें बुलाया। वहाँ करीब 17-18 शहरों में काव्य पाठ का अवसर प्राप्त हुआ। लंबा टूर था। फिर वहां से लौट के आया। तो लौट के आने के बाद फिर 10 साल का वीजा था हमारे पास। फिर उन्होंने 2005 में बुलाया, फिर दोबारा गया। तो कहने का मतलब ये है कि पूरे देश में ये शाण बनारसी के नाम से लोग जानने लगे और हमेशा हर जगह पूछते थे कि गुरुजी आपको लोग शाण क्यों कहते हैं, तो हम सबको कैसे बताता फिर कि मेरा नाम क्या है, कैसे है। तो नाम रख देने से ऐसा हुआ कि पूरे देश में लोग जानने लगे और शाण से संबंधित जितनी भी चीजें होती थी, मैंने फिर कविता लिखना प्रारंभ किया कि लोग मैं शाण क्यों हूँ और क्यों क्या है। तो मैंने अपना परिचय शुरू किया भाई कि शाण कैसे क्या हुआ क्या। तो अपना परिचय मैं छंदों में कविता लिखता था। तो सबसे पहले मैंने लिखा कि काशी निवासी हूँ शंकर वाहन, हास्य के हम पर आए बने हैं, और सींग नहीं और पूछ नहीं, भल मानुष से पशु भाई बने हैं। देख के काया गजंड मेरी हरस, देख के काया गजंड मेरी हर सिद्ध यहाँ असहाय बने हैं। और शाण हूँ मैं और मंच के सारे कवि गण गाय बने हैं। तो लोगों ने कहा कि गाय का क्या मतलब हो। हमने कहा भाई हम लोग जैसा कि सुनते हैं कि शाण का अर्थ होता है ताकतवर और गाय का अर्थ होता है अबला, हमारी माँ बहन बेटियां। तो ऐसे लोगों से ऐसे को बचाना है, ये हमारा अर्थ है। तो इसका कभी कभी खामियाजा भी भोगना पड़ा। एक जगह में गया था तो वहाँ एक देश की बहुत बड़ी नेता है, तो उन्होंने हम जब ये इसका तर्जुमा मैंने किया कि शाण का क्या अर्थ होता है क्या, तो उन्होंने कहा अरे तुमने महिलाओं को अबला कह दिया, ये क्या बात है। तो उन्होंने ऐसा कहा तो बड़ा मैंने हमको बुरा लगा कि मैंने इनको तो कोई ऐसी बात तो कही नहीं थी। मैंने तो
जो समाज में प्रचलित है वही शब्द मैंने वहां कहा था। तो जब चले गए तो दोबारा हमको कविता पढ़ने का फिर अवसर मिला। तो लोगों ने कहा कि गुरु जी जवाब दीजिए। तो मैंने जवाब दिया कि साण है सबल अब गाय अबला कर मुख दुखियाज देश बीच नारियां है पद्मिनी, शंखिनी भी आप नहीं चित्रणी भी आप नहीं, थोड़ी थोड़ी शक्ल मिलती है जैसे लंकिनी, डाकिनी नहीं है आप डाकिनी नहीं है आप, शाकिनी पिशाचनी न मंकिनी न डंकिनी, मैंने तो ये बात औरतों के वास्ते कही थी, आप काहे दुखी हुई आप तो है हस्तिनी। तो बंधुओं ये हर जगह ऐसा अवसर मिलता था कि आप साण है तो फिर क्यों है। एक जगह कानपुर में कवि सम्मेलन होता है, उस कवि सम्मेलन का नाम है गदहा गदहा सम्मेलन। तो गदहा कवि सम्मेलन हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई गदहा कवि सम्मेलन में साण कैसे आ गया, यहाँ तो गदहा सम्मेलन है। तो उन्होंने कहा जवाब दीजिए। 10 मिनट मैंने बाबा भोलेनाथ को याद किया कि बाबा कोई ऐसा विचार दीजिए जिससे कि मैं इनका जवाब दे सकूं। 15 मिनट में फिर एक छंद बन गया बंधुओं, मैंने प्रयास किया। सुने कि छत यदि कविता की जर्जर हुई हो आप, मुझको लगाए मैं तो लंबा चौड़ा चाण हूँ, सज्जन तो कहेंगे कि कभी आया काफी जी से, दुर्जन जी तो सोचेंगे कि कभी नहीं डाण हूँ, श्लील अश्लील आप चाहे जो भी कहे, हास्य रस का मैं एक पावन प्रमाण हूँ, और सब गधे जुटे हैं यहाँ भाई, उन गधों के बीच मैं ही एक साण हूँ। तो बड़ा आया। और ऐसे ही अमेरिका में जब पहली बार मैं गया था तो वहां की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, वहां 2 जोड़े खड़े हुए। हम लोग 3 कवि थे, विष्णु सक्सेना और अलवेला खत्री और मैं। तो वहां 2 जोड़े पूछे, उन्होंने कहा कि भाई 2001 की बात है, मैं भारत के कवियों से निवेदन करूंगा कि वो क्लिंटन और लेवेस्की पर कविता सुनाएं। अब वहां बड़ी समस्या हुई क्योंकि क्लिंटन लेवेस्की की बात, वो प्यार मोहब्बत की बात, थोड़ा अश्लीलता की बात थी, वो शायद टेस्ट लेना चाहते थे, क्या था उनका मतलब। तो हमने कहा भाई जो श्रृंगार रस के कवि हमारे बीच में है, बहुत देश के जाने माने कवि हैं, डॉक्टर विष्णु सक्सेना, मैंने उनसे निवेदन किया कि आप जवाब दीजिए। कहे गुरु जी आप जवाब दीजिए। मैं बड़ा चक्कर में पड़ा कि क्या जवाब दूं और बात भी इनकी हो जाए और जवाब भी इनका हो जाए। तो मैंने वही जवाब देने का प्रयास किया कि चोर को चोर और साह को साह, गुणी को सदा ही गुणी पहचाने, एक दीवानी को माने दीवाना और दीवाना दीवाना ही जाने, क्लिंटन और लेवेस्की का मामला भारत का पशुषण क्या जाने, क्लिंटन और लेवेस्की का मामला भारत का पशुषण क्या जाने, प्रेमी तो आज सभी यहाँ बैठे हैं, इश्क की बात है इश्क ही जाने। क्या बात है। खड़ा हो गया और आदमी ने बड़ा पुरस्कार दिया हमें और बहुत ही सम्मान किया। गुरुजी मैं तो आपका टेस्ट लेना चाहता था। तो ऐसे जीवन में बहुत से अवसर आए। अयोध्या का जब पहली बार फैसला आया तो हम क्योंकि बनारस के कवि साहित्यकार पत्रकार होने के नाते लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ जाती है कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप बताइए ये फैसला आया। हमने कहा बड़ा अच्छा फैसला हो गया। तो आपने देखा होगा उस समय फैसला आया था कि मस्जिद में आप अजान करो। उन्होंने कहा कि गुरु जी हास्य का कुछ फैसला सुनाइए कि जिसमें हास्य भी हो जाए। अब कहाँ से हास्य उसमें से प्रयोग कैसे करते हैं। मैंने भगवान से प्रार्थना किया और 4 लाइन बन गई। अब आप लोग उसको देखें कि कैसी बनी है कि मस्जिद में आप अजान करो और मंदिर में सब पूजा करेगा, अजान भी कान में गूंजा करेगी और घंटा और शंख भी गूंजा करेगा। वाद विवाद खत्म करो सारा, अपवाद नहीं कोई दूजा करेगा। अब बाकी जमीन पट्टा करो साड़ को, घास चरे शिव की पूजा करेगा। तो ये
जीवन में इसी तरीके के होते रहे और हर जगह परिचय, बाद में परिचय मैंने लिखा काशी से जोड़ करके कि और नगरों में देव किंतु यहाँ महादेव, और नगरों में देव किंतु यहाँ देव, इन्हीं महादेव ने ये नगर बसाया है। आनंद बन यह महाशमशान भूमि, सभी यहाँ अपने है कोई न पराया है। माई अन्नपूर्णा परोसती खिलाती जहाँ, योगी और फटकरों पे चलती न माया है। रह शिव नंगा जहाँ बहती है गंगा यहाँ, साण जैसा कभी आज यहाँ चला आया है। तो परिचय के मामले में जीवन भर इसी तरीके के परिचय देते रहे। और मैं समझता हूँ कि काफी दिन हो गया, 60 बरस के लगभग करीब हो गया कविता के क्षेत्र में। अब भाग दौड़ कम होती है, लेकिन यहाँ हम कुछ आयोजन करते हैं। एक महामूर्ख मेला, इस साल 52वां वर्ष था। हाँ, इस साल 52वां वर्ष था। ये महामारी की वजह से उसे स्थगित करना पड़ा। और एक उलूक महोत्सव, गंगा का जन्मदिन 30 मई को गंगा का जन्मदिन भी है, लेकिन अब इस साल भी हमको समझ में रहा, लगातार 20-25 वर्ष से मना रहे हैं। अब मूर्ख सम्मेलन का बता तो रहे हैं कि 52वां वर्ष था। ऐसा तो कभी आज तक बंद नहीं हुआ, लेकिन कुछ ऐसी आपदा आ गई है कि जिससे देश ही संकट में है, तो उस पर सभी लोग चिंतित है। तो प्रोग्राम कहाँ से होगा? गुरुजी हम तक नहीं किए थे। हाँ बोलिए। गुरुजी ये कह रहे थे कुछ अभी जो कोरोना का जो समय है, महामारी का समय है, ठीक है, तो इसमें कुछ आपकी रचनाएं बनी हैं या कुछ आप क्या? नहीं, रचनाएं हैं, उसी हमारे मोबाइल पे है। दरअसल में लिख देता हूँ, याद नहीं। नई कविताएं, जो कविताएं सुनाने की आवश्यकता होती है उसे तो याद करना पड़ता है। बाकी जो तुरंत लिखा जाता है सामयिक, वो मोबाइल में या कहीं कागज पर नोट कर लेते हैं, तो ताकि भाई लोग सुन ले। लिखा है मैंने करुणा पर लिखा कि मैं तो भगवान भोलेनाथ का वाहन हूँ, हमारे ऊपर करुणा का कोई असर नहीं पड़ता। अब क्योंकि काशी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा छंद था, आया था हमारे फेसबुक पर, कुछ लोगों ने देखा भी होगा। और वो दरअसल में हमको मोबाइल तो है हमारे पास जरूर, लेकिन हमको एक आदमी की आवश्यकता पड़ती है जो जब तक वो बोलेंगे, वो टाइप नहीं करेंगे, तब तक हम लिख नहीं सकते। लिखने को तो रोज लिखते हैं, लेकिन अब उसको भेजने के लिए फेसबुक पर काफी मशक्कत करनी पड़ती है। गुरुजी, जो आप लोगों का बनारस में महामूर्ख सम्मेलन था, ठीक है, तो ये महामूर्ख सम्मेलन और मेला का कॉन्सेप्ट कैसे आया? आपके विचार कैसे आया उसको ऑर्गेनाइज किया जाए, आयोजित किया जाए? ऐसा था कि दुनिया में हर आदमी मूर्ख है। कंसेप्ट यही था। हमारे बड़े भाई पंडित धर्मशील चतुर्वेदी और भैया जी बनारसी, माधव प्रसाद मिश्र बनारसी, ये लोग हम लोगों के से उम्र में बड़े थे, काफी बड़े थे। धर्मशील जी 4 बरस के बड़े थे, 4-5 बरस के शेखाचक जी बड़े थे। तो इन्हीं लोगों ने ये महामूर्ख सम्मेलन शुरू किया। और मैं समझता हूँ कि एक शनिवार गोष्ठी के नाम से शनिवार को हमेशा होती थी, और वो कंसेप्ट वहीं से प्रारंभ हुआ। पहले विवाह, उन्होंने कहा सबसे बड़ी मूर्खता विवाह है। अगर आदमी का विवाह न हो तो जीवन में ये सब, जब विवाह हो जाता है तब सारी परेशानियां उसको काम की, बच्चों की और परिवार चलाने की सारी व्यवस्थाएं उसको करने में वो मूर्खता में जुड़ जाता है। मैं डॉक्टर रही हूँ, मूर्ख हूँ। डॉक्टर कभी नहीं है, वो मूर्ख है। तो मूर्ख तो जो दुनिया में सभी है, और इतने बड़े मूर्ख हम लोग हैं कि जिस पार्टी को नहीं भी चाहते, कभी कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर उसे वोट दे देते हैं और 5 वर्ष तक झेलना पड़ता है। तो ये भी एक मूर्खता ही है। और जिसको चाहते हुए भी नहीं चाहते तब भी देना पड़ता है। तो मूर्खता का कोई एक मापदंड नहीं है। दुनिया में हर आदमी किसी न किसी रूप में मूर्ख है। तो ये कंसेप्ट बना, और हम लोग एक जोड़ा मंगाते हैं। पहले तो महिलाएं तैयार नहीं होती थी, आजकल तो महिलाएं बड़े उसमें उत्साह बनती है, क्योंकि
हम लोग महिलाओं को दूल्हा बनाते हैं और उनके पति को दुल्हन बनाते हैं। बाकायदे बारात निकलती है और 5-10 मिनट में फिर तलाक होता है। तो ये होता है कि भाई अगर पति पत्नी है तो साल भर तक हम लोग आपस में देख के फिर तलाक की बात सोचेंगे। एक प्रतीक के रूप में हम लोगों ने इसको शुरू किया। अब वो समझ लीजिए कि 20-25 हजार की भीड़ होती है। वो मेला के रूप में पहले महामूर्ख सम्मेलन था, बाद में मूर्ख मेला आ गया। एक ऐसा आयोजन हम लोग बनारस में ऐसे ही करते रहते थे। अलाव गोष्ठी, वहाँ अलाव जला के, शायद आप भी थे जब यहाँ थे तो अलाव गोष्ठी में मतलब ये है कि हाँ, तो ऐसे बहुत आयोजन हम लोग करने लगे। ढूंढा लगिया गोष्ठी, जो चीजें बनारस से लुप्त हो रही थी उसको हम लोगों ने फिर से शुरू किया, प्रारंभ किया। हमारी संस्था बहुत सी चीजें प्रारंभ की और लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। आज भी बनारस में मैं समझता हूँ कि जितना नगर के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत कम लोगों से जुड़े। हम आनंद से जीते हैं और बड़ा सम्मान लोग करते हैं। हर तरह के लोग, व्यापारी से लेकर के डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर, सभी हमारा सम्मान। गुरुजी एक कविता महामूर्ख सम्मेलन के ऊपर कोई एक ऐसी कविता हो, ठीक है, या जो नेताओं के ऊपर कोई कविता हम सुनना चाहेंगे आपके नेताओं पे। देखिए, नेता तो ऐसा शब्द है कि नेताओं पर बहुत लिखा गया, ख्याल कर रहे नहीं। और महामूर्ख सम्मेलन में तो बराबर कुछ लोग नेता के लिए लिखते रहते हैं। मूर्ख सम्मेलन में जो लोग सुनाते थे, मैं कुछ हास्य कविता सुनाता हूँ नेता के ही बारे में। बनारस में एक, आप जानते हैं, एक कहा जाता है कि आप दक्षिण चले जाएंगे। दक्षिण जाने का मतलब नष्ट हो जाना, समझा नहीं? सुना है कहीं गए आप? जी सुना। दक्षिण चले जाए। हाँ, दक्षिण चले जा, दक्षिण चले जा। हाँ, दक्षिण चले जा। तो यहाँ हमारे एक मित्र थे, वो कैलाश गौतम और कैलाश टंडन। तो वो, उनको चुनाव में टिकट नहीं मिला। कांग्रेस की हालत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि अगर हमको उत्तरी से टिकट नहीं मिलेगा तो दक्षिणी से टिकट नहीं मिलेगा तो उत्तरी से लड़ेंगे। कहीं से टिकट मिलना चाहिए, जरूर हम जीतेंगे। बहुत ही वो था। तो हम लोग लोकपति पार्टी के यहाँ, हम चकाचक बनारसी और सब लोग गए कि भैया इनको टिकट तो दे दीजिए, नहीं दक्षिणी से मिल रहा है तो उत्तरी से दिलवा दीजिए। तो कहा कि भाई आप लोग कह रहे हैं तो प्रयास करूंगा। लेकिन इस पर हमारे दिमाग में आया कि इस पर कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं चल रही थी। आप देख रहे हैं काफी वर्षों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं। मैंने प्रयास किया कि इस पर छंद लिखा जाए। तो मैंने लिखा कि मेरे एक मित्र ने कहा कि इस बार यदि आएगा चुनाव तकदीर आजमाएंगे, जिस क्षेत्र से लेंगे वह तय है कि अपने विरोधियों से ज्यादा हो पाएंगे। फिर भी चाहे उत्तर या दक्षिण से वहीं से लड़ूंगा, अब जहां से बताएंगे। मैंने कहा उत्तर से लड़िए चुनाव राम, चाहेंगे तो दक्षिण में खुद चले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये बनारस में अलग होता है और इसको बहुत लोग लाइक करते हैं। जहां भी मैं जाता हूँ लोग कहते हैं गुरु जी दक्षिण वाला चंद्र जरूर सुना दीजिए। कहने का कुछ चीजें चकाचक बनारसी थे, तो उनकी एक कविता थी कि मारा पटक के जे कहे 15 अगस्त आओ। उनकी एक कविता और थी, इंताजा चासी हो, बनारसी बोली में लिखते थे। कुछ चीजें ऐसी है जो लोग सुनना चाहते हैं। अमेरिका जब गया था, वहां से लौटा तो इत्तेफाक देखिए कि मैं उस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो 110 मंजिल बिल्डिंग थी उस पर चढ़ गया। वो बिल्डिंग 1 महीने के अंदर धराशायी हो गई। तो बहुत से जहां जहां मैं जाता करता है, क्या गुरु आप अमेरिका ऐसा गए तो धराशायी हो? यार ये तो बहुत बढ़िया कह रहा था, इस पर कविता लिखनी चाहिए। 2001 के बारे में सोचे तो उस वक्त ऐसी स्थिति थी
जी। कि देश की स्थिति बहुत खराब थी, जितने आतंकवादियों से बड़ा परेशान था देश, जी। तो अमेरिका लिखा जा सकता है। जी। और आज अमेरिका हमारा जरूर दोस्त है, लेकिन अमेरिका और चाइना और पाकिस्तान तीन की टिकड़ी थे जो भारत के खिलाफ रहा करते थे। अभी भारत को उन सबों ने प्रश्रय नहीं दिया। आजकल मोदी जी का प्रभाव है, कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई है जिससे कि वो आज जरूर हाथ मिला रहे हैं। तो मैंने लिखने का प्रयास किया जी। कि बहुत बढ़िया था कि वो शब्द, सेंट्रल ट्रेड में आग लगी, सेंट्रल ट्रेड में आग लगी, सत मंजिला बिल्डिंग झूल गई है, अब बैरी की हिम्मत देख बड़ी अमेरिका। हेलो। एक छंद ये था। फिर दूसरा हमने लिखा कि भारत तो रोता रहा कई साल से, आतंकवादी सताए रहे हैं, सब अमरी उपासक साधक मेरा ही दोस्त बताए रहे हैं, क्लिंटन से कर जोर कहा पर क्लिंटन भी असहाय रहे हैं, घूस में घुस गया जब मूस तो बाप रे बाप चिल्लाए रहे हैं। तो मैंने ये कंसेप्ट दिया कि हम चढ़ गए थे इसलिए वो बिल्डिंग गिर जी। गई। वैसा था जी। कि आपका साड़ जहां भी पहुंचता है होता है दिव्य वहां का नजारा, आपका साड़ जहां भी पहुंचता है होता है दिव्य वहां का नजारा, उनका जी। तो दोस्तों ये हमारे साथ में अभी थे बनारस के बहुत जाने माने कवि साड़ बनारसी। ये केवल भारत में ही नहीं, ये मैं कहूँ कि अमेरिका में भी जाके और सारे कई जगह देशों में जाके उन्होंने कविता पाठ किया। तो जैसा कि जो मैं अभी कवि सम्मेलन का आयोजन कर रहा हूँ, तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि उस दिन भी साड़ बनारसी जी की उपस्थिति होगी और आप सभी लोग उससे लाभान्वित होइएगा, क्योंकि बनारस की धरती जो कहा जाए कि पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में एक कला, संस्कृति और काव्य के लिए जानी जाती है। तो दोस्तों आप ये मिस मत करिएगा, जो कवि सम्मेलन है, आप उसमें उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए और ऐसे ही तमाम बड़े-बड़े कवियों से आप मुलाकात करिए। थैंक यू।